बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ट्रंप की इंटरनल पॉलिटिक्स टूट फूट का शिकार हो गई है और उसकी अपनी जमात रिपब्लिकन्स में अब ये सोच पुख्ता हो चुकी है कि 6 महीने बाद आने वाले जो मिड टर्म इलेक्शन है ना, वो मिड टर्म इलेक्शन हम हारने जा रहे हैं। और उसकी वजह डेमोक्रेट्स हमारे मुखालफीन नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारकर्दगी दिखा दी है, बल्कि उसकी वजह जो है वो ट्रंप है और ट्रंप की वजह से हम ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं। ऑलरेडी 26 रिपब्लिकन्स ने ये फैसला कर लिया है कि वो खुद को ट्रंप से अलहदा करेंगे। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस वाले से आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि यूएई ने यह ऐलान किया कि वो ओपेक से अलहदा हो रहा है। बहरहाल इसके पीछे मंसूबा क्या है यूएई का, वो क्यों अलहदा हो रहा है, और यूएई काफ़ी हद तक कामयाब इनिशियल तौर पर इसमें हो भी गया है कि मोहम्मद बिन सलमान इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके लिए परेशान कुन सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लान था, अब वो उनका प्लान मुकम्मल होता हुआ जल्द नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल यूएई का ये मंसूबा कामयाब क्यों नहीं होगा, इस पर भी कुछ फैक्ट्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा, और कैसे ये यूएई का सबसे बड़ा ब्लंडर साबित होगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है। और आखिर में आपको बताऊंगा जी कि ईरान ने अमेरिका को सिफारती जंग में भी शिकस्त दे दी है। यूएन में एटमी अदम फैलाव के जायजा इजलास का नायब सदर ईरान का मुंतखब हो गया है। अब नाजरीन, ये बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। एक तरफ ईरान में जंग लगी हुई है, अमेरिका ईरान के अगेंस्ट बयानिया बना रहा है, वो उसके मुखालिफ है, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि अमेरिकी मुखालफत के बावजूद यूएन में ये बड़ी सीट हासिल करने में कामयाब हुआ है ईरान। बहरहाल नायब सदारत इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये विक्ट्री इंपॉर्टेंट है। इस पर कुछ आम तीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं कि ट्रंप जो है उसके अपने ही इत्तेहादी, उसके अपने ही साथी, उसके अपने ही जमात के लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं। और ख़बर यह है जी कि 36 रिपब्लिकन्स ने यह ऐलान कर दिया है कि वो दोबारा इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। जो अभी जो ये वो रिटायर होने वाले, उनका जो अपर हाउस है, जिस तरह से यहाँ पे सेनेट होता है ना, इस तरह से वो दोबारा इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। खास तौर पर ट्रंप के साथ वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे और ट्रंप अपर हाउस में अपनी अक्सरियत खोने जा रहा है। रिटर्न ऑन द वॉल ये अब कन्फर्म हो चुका है। इवन के उसकी अपनी जमात के लोग, रिपब्लिकन्स के लोग अब ये खुलेआम बात कर रहे हैं और ये खबर अमरीकी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो चुकी है। अमरीकी मीडिया इसको रिपोर्ट कर चुका है कि रिपब्लिकन्स का ये कहना है कि हम मिड टर्म इलेक्शंस हारने जा रहे हैं और इस हार की वजह ये नहीं होगी कि डेमोक्रेट्स ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया है, बल्कि इस हार की वजह सिर्फ और सिर्फ ट्रंप होगा। ट्रंप के झूठ से हम खुद भी तंग आ चुके हैं और ट्रंप ऐसा लगता है जैसे वो संजीदा ही नहीं है। इवन के मीटिंग्स के अंदर बहुत संजीदा बातें हो रही होती हैं, बड़ी हिकमत अमलियाँ डिसाइड की जा रही होती हैं, लेकिन ट्रंप का अचानक से रवैया इस किस्म का हो जाता है कि महसूस ही नहीं होता कि ट्रंप जो है वो चीज़ों को संजीदगी से आगे लेकर जाना चाह रहा हो। तो बस ऐसा है कि ट्रंप को ये मालूम पड़ गया है शायद कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसका पत्ता बिल्कुल साफ है, उसका अभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इसलिए वो अपनी ये जो बारी है ना वो पूरी कर ले। और मीटिंग्स के अंदर ये गैर संजीदा जो रवैया है ना, इससे भी रिपब्लिकन्स तंग आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन, ना सिर्फ मिड इलेक्शंस बल्कि आइंदा इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से हम हारेंगे। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेट्स ने कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे दी है या उन्होंने बड़ा कोई अपना जो बयानिया वो बिल्डअप कर लिया है। उन्होंने सिर्फ ये किया कि वो तमाम तर मामले के अंदर इस वक्त खामोश ही हैं, बस चलने दे जिस तरीके से चल रही है। ट्रंप को आप छेड़े ना, वो खुद ही अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ी है ना वो मारेगा। अब नाज़रीन, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मिड टर्म इलेक्शन में अभी कोई 5-6 महीने हैं, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। इन 6 महीनों, अभी 6 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल भी सकता है, लेकिन अभी से ये सोच पुख्ता होना, अमेरिकी मीडिया के ऊपर इसको रिपोर्ट करना, ये रिपब्लिकन्स के लिए अच्छा नहीं है और ये ट्रंप के लिए भी ख़ास तौर पर अच्छा नहीं है, क्योंकि ट्रंप की अपनी कुर्सी जो है ना वो भी ख़तरे में फिर इस तरीके से पड़ जाएगी कि उसके अगेंस्ट मुआवजे के जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। सर्वेज इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं आलमी मीडिया के ऊपर और एक सर्वे सामने आया जिसमें ट्रंप की जो रेटिंग है ना वो -32 पॉइंट्स पे चली गई है। कंपैरिजन किया जा रहा था उसे माजी के सदूर के साथ, और लास्ट जो सदर रहे हैं अमेरिका के वो थे बाइडन। बाइडन की जो मकबूलियत थी ना मिड टर्म इलेक्शंस के दौरान
जो उनकी मकबूलियत के पॉइंट्स थे, उनके अपना एक पॉइंट सिस्टम है, वो -25% था, -25 पॉइंट्स थे उनके, ठीक है। और ट्रंप के -32 पॉइंट्स हैं, यानी कि ट्रंप सबसे गैर मकबूल जो प्रेसिडेंट है ना वो बन गया। और -32 जो है ये खुद में ही एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स आए हैं ना, अगर बाइडन के -25 थे तो इसी तरह से एक के -22 थे, एक के -23 थे, तो -32 किसी के भी नहीं थी। इवन के -25 की जो हद थी ना वो भी कोई अबूर नहीं कर पाया था, सिर्फ और सिर्फ जो बाइडन थे ना वही -25 थे। और बाइडन खास तौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान से इनखला हुआ और जो बाइडन की पॉलिसीज थी और उस वक्त जिस तरह से बयानिया बनाया गया बाइडन के अगेंस्ट, खासतौर पर ट्रंप उस पर बिल्कुल फ्रंट फुट पर था अपने केसेस को लेकर और दीगर मामलात को लेकर। बल्कि एक और ख़बर भी है, सुप्रीम जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है ना वहाँ से भी ट्रंप के लिए एक बुरी खबर है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। बहरहाल बाइडन के अगेंस्ट तो बड़ी एक हवा चली थी और उस हवा चलने के बावजूद बाइडन के जो पॉइंट्स थे ना वो -25 पर थे और ट्रंप का मामला ये हो गया कि -32 पर आ गए हैं। ट्रंप के अपने वोटर्स उसके अगेंस्ट हो चुके हैं कि भाई ये जो कुछ वादे करके आया था ये तो कोई भी इसने डिलीवर नहीं किया। हमें इसने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया, यहाँ पर तो महंगाई हुई पड़ी है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, तो कहाँ पर अमेरिका फर्स्ट है, ये उसके अपने जो वोटर्स हैं ना वो कह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में ना ये जो टैरिफ्स आयद किए गए थे ना ट्रंप की जानिब से, और बेतहाशा उसने हथियार के तौर पर इसको यूज़ किया है, सदारती ऑर्डिनेंस उसने जारी कर दिए थे अपने एक साइन से, ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जो सीनियर एनालिस्ट हैं जो वहाँ पर कोर्ट्स को कवर वगैरह कर रहे हैं, अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर ये तजिया कर रहा है कि जो 9 जजेस ये फैसला देने जा रहे हैं ना उनमें 5 और 4 की डिवीज़न है और 5-4 से फैसला जो है वो आएगा। अच्छा, अमेरिका में भी ना अदालतों का मेरे ख्याल से कुछ पाकिस्तान वाला भी हिसाब इस तरह से है, या कोर्ट रिपोर्टर्स जो होते हैं वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं जजेस के रिमार्क्स के जरिए भी कि जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए हैं, क्या जो सवालात वगैरह हैं वो किए हैं। इसके अलावा जिस तरह से केस चला है कि किसका केस कमज़ोर है, कौन किसके आर्गूमेंट जो है वो ज़्यादा मजबूत हैं, तो पाकिस्तान में तो इस तरह से चलता था जी कि इतने से फैसला आ रहा है। खैर यहाँ पर तो और भी बहुत सारी रीज़न होती हैं, लेकिन वहाँ पर ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये फैसला भी ट्रंप के अगेंस्ट आने जा रहा है और 5-4 से ये फैसला आएगा। तो हर महाज पर ट्रंप को शिकस्त हो रही है। ईरान जंग छेड़ने के बाद से ना ट्रंप बहुत गिरा है। ट्रंप मतलब अगर आसमान पर था ना तो वो ज़मीन के अंदर धंस चुका है ईरान जंग छेड़ने के बाद, और ये ईरान जंग उसे ले डूबी है। सिर्फ ये नहीं कि आलमी सतह पर उसको हजीमत का सामना करना पड़ा है, उसे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इंटरनली भी उसकी मतलब अपनी जमात उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। जो मुखालफिन है वो तो मुखालफिन है ही है ना, लेकिन उसकी जो अपनी जमात है ना वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही। वो तो मेंटली अपनी डिफीट भी एक्सेप्ट कर चुकी हैं। मिड टर्म से 6 हफ्ते पहले वो ये बात कर रहे हैं जी कि हम ये जो मिड टर्म इलेक्शन है ना ये हार जाएंगे। ये वो बात अभी से कर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि ट्रंप की वजह से हम ये इलेक्शंस हारेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि अमेरिका में हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ईरान ने सफारती लेवल पर भी अमेरिका को एक बड़ी शिकस्त दी है, और ये शिकस्त क्या है जी, ईरान यूएन में एटमी अदम फैलाव के जायजा इजलास का नायब सदर मुंतखब हो गया है। अब नाजरीन, नायब सदर मुंतखब होना इतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को शिकस्त देकर हुआ है। अमेरिका ने जो वोटिंग हुई है उसमें मुखालफत की है, और ये बड़ा रेयरली होता है कि अमेरिकी मुखालफत के बावजूद आप जो नायब सदर है ना वो बन जाए। अमेरिकी मुखालफत के बावजूद आप कोई जो ओहदा है ना वो आप ले लें। तो अमेरिका की जो मोनोपली थी ना वो भी टूटती जा रही है, और अमेरिका का जो ये जवाल का सिलसिला था ना ये भी शुरू हो चुका है, और अब तो नज़र आ रहा है अमेरिका का जो जवाल है। अमेरिका की मुखालफत के बावजूद ईरान ने ये नशिस्त जीत लिया, और एक ऐसे टाइम पर जब जंग चल रही है। ईरान ना सिर्फ जो एक फ़िज़िकल अटैक्स हुए उस पर, इसमें उसने रिटेलिएट किया, शिद्दत से उसने जवाब दिया, और ना सिर्फ जो माशी उसके ऊपर पाबंदियां लगी इसका उसने तोड़ निकाला। यहाँ पर वो अमेरिका से जीता है, बयानिए की जंग में जीता है, और अब सिफारती सतह पर भी ईरान अमेरिका को शिकस्त दे रहा है, और ये एक बहुत भारी शिकस्त है। और भारी शिकस्त इस वजह से भी है कि अमेरिका जो हिमायत है ना दुनिया में अपने लिए वो भी खोता जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है इसमें ऐसा तो नहीं था वोटिंग में कि अमेरिका सिंगल हैंडेडली जो है वो इसको वीटो कर देता, ऐसा तो नहीं था। वोटिंग है, और अमेरिका के कौन से इत्तेहादी हैं, देखें सबसे करीबी इत्तेहादी कौन से थे, उसके नेटो ममालिक थे।
वो उससे दूर हो गए हैं। इवन के आप जो दूसरे नंबर पर खलीजी ममालिक है ना, उनमें भी दरार पड़ चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान और यूएई ये आमने सामने आ गए हैं। ये जो ओपेक से अलहदगी का ऐलान किया ना, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक नई जंग का यहाँ पर आगाज़ हो गया है, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। बहरहाल खलीजी ममालिक भी की हिमायत भी अमेरिका खोता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने अगर हमला नहीं किया दोबारा ईरान पर, फिजाई हमला, तो इसकी रीज़न, एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी खलीजी ममालिक ने उसको निकाल दिया वहाँ से कि नहीं, यहाँ से अब आप हमला ना करें। यूएई को लाले पड़ गए हुए, अपनी बका के लाले पड़ गए कि अगर यहाँ पर ईरान फुल ऑन हमला कर देता तो हम, मतलब है कि हमारा तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सऊदीया नहीं करने दे रहा, दूसरी तरफ से कतर जो है वो अनाउंस कर चुका है जी कि अपनी फौजें जो है वो यहाँ से निकालें। नेटो ममालिक जो है वो उससे अलहदा हो गए हैं। चीन और रूस तो वैसे ही उसकी मुखालफत में खड़े हुए हैं। तो सुपर पावर का स्टेटस मुसलसल खोता जा रहा है ट्रंप। तो ये बड़ी हिमायत है जी, और ये बड़ी कामयाबी है। सिफारती सतह पर भी ना सिर्फ अमेरिका की हिमायत खत्म हुई है, अमेरिका तन्हाई का शिकार हो रहा है, बल्कि ईरान अपने लिए हिमायत भी गेन कर रहा है। और ईरान को खिते का नेक्स्ट सुपर पावर भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि वक्त की सुपर पावर को इसने बगैर एटमी हथियारों के शिकस्त देने में, हर सतह पर शिकस्त देने में ये कामयाब हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि मोहम्मद बिन सलमान और यूएई ये दोनों बरह रास्त अब आमने सामने आ गए हैं। सऊदीया और यूएई मामला तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ इसमें यह है कि यूएई ने ओपेक से अलहदगी का जो ऐलान है ना वो कर दिया। तकरीबन 60 साल ये इसका हिस्सा रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इससे अलहदगी का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अब इससे होता क्या था? होता ये था कि जो ऑयल की प्रोडक्शन थी ना, कि आप कितना ऑयल निकाल सकते हैं, क्योंकि फिर वो कंट्रोल में रहती थी, एक लिमिट थी। सऊदीया यूएई सब ने जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ममालिक है ना, उनकी बुनियादी तौर पर ये तंजीम थी, इसमें कुछ रूल्स थे, उनको फॉलो करना पड़ता था। तो आप ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से जितना चाहे मर्जी ऑयल निकाले और बेच दे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे ऑयल की, मार्केट में ज़्यादा ऑयल आएगा, तो जाहिर सी बात है वो जिसका ज़्यादा ऑयल होगा वो थोड़ा सस्ता करके बेचेगा, तो दूसरों को भी सस्ता ऑयल करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने अपनी एक तंजीम बना ली थी, उसमें एक चीज़ें डिसाइड कर लेते थे कि इतना इतना प्रोड्यूस करना है, ये इसकी कीमत है, और उसी तरह से सब ने चलना है। लेकिन यूएई की जानिब से इससे जो अलहदगी का ऐलान किया गया ना, इसका मतलब ये है कि यूएई अपनी जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ाएगा। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब ये होगा कि शायद मार्केट में एक, शायद इसको आलमी मार्केट में भी फ़ायदा हो कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कम होंगी। ज़ाहिर सी बात है, जब उसकी तरसील ज़्यादा होगी तो कीमतें कम होंगी। इससे जो दीगर खलीजी ममालिक हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ख़ासतौर पर सऊदीया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके लिए मसला होगा कि उसको भी अपनी जो कीमतें हैं वो कम करना पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पर यूएई का ऑयल को ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस करने की एक रीज़न ये भी है ना कि जो उसका एक और टूरिज्म का अल्टरनेट था ना, कोई 35% अपना जो रेवेन्यू है, जो अपनी इनकम वो वहाँ से जनरेट कर रहा था, वो तबाह हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। लोग वहाँ से अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, यूएई से, दुबई वगैरह से, वो निकाल रहे हैं, वहाँ से वो निकल रहे हैं। इवन के टूरिज्म के लिए अब कोई नहीं वहाँ पर आ रहा, तो जाहिर सी बात है उनके जो होटल्स हैं वो बंद हो रहे हैं। तो अब ये इनकम उन्होंने कहाँ से पूरी करनी है? उन्होंने मज़ीद जो ऑयल है ना वो निकालना है। लेकिन ये तबाहकुन साबित होगा यूएई के लिए भी। वो कैसे जी? कि अच्छा, पहले मैं आता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान को इससे क्या जो धचका ना वो पहुंचा, फिर यूएई के लिए कैसे ये तबाहकुन साबित होगा। उन्होंने ये स्टेप उठा तो लिया है, लेकिन वो अब तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, और उनकी मदद के लिए अब जो खलीजी ममालिक है ना वो किसी लिहाज से भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। ईरान की जो तलवार है वो वैसे यूएई के सर पर लटक रही है। दूसरी तरफ से अमेरिका नाकाम हो रहा है, अमेरिका खिते से हटता है, तो यूएई यहाँ पर अकेला रह जाएगा। और उसको ज़रूरत थी कि कोई दीगर खलीजी ममालिक उसके साथ खड़े होते। तो दीगर खलीजी ममालिक सऊदीया, कतर ने तो अपने लिए रास्ते बना लिए, लेकिन यूएई ने नहीं बनाए, ये उसको नुकसान होगा। बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान के लिए यहाँ पर टेंशन ये पड़ी है, परेशानी ये पड़ी कि उन्होंने एक मनसूबा बनाया था अपना 2030 का। काफ़ी आप एडवर्टीजमेंट में भी, सोशल मीडिया पर भी, ऑनलाइन भी आप जो है वो सऊदीया के हवाले से, इस मनसूबे के हवाले से आपने भी सुना होगा कि एक 2030 का मनसूबा मोहम्मद बिन सलमान ने बनाया था। 2030 का मनसूबा ये था कि सऊदीया अपनी जो रिलायंस है ना, यानी कि वो सबसे ज़्यादा रिलाई कर रहा था अपने ऑयल के ऊपर, कि ऑयल बेचते थे और तब अपने जो खर्चे हैं, जो गुजारे हैं, जो कंट्री है वो रन करते थे, वो इसको शिफ्ट कर रहे थे जी कि हमने टूरिज़्म लेकर आनी है, हमने स्पोर्ट्स लेकर आनी है, वर्ल्ड कप्स वगैरह जो है वो करवाने। इवन के पाकिस्तान के वाले से भी ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान भी वहाँ पर कोई रियाज में कोई स्टेडियम बनाएगा और वहाँ पर जो मैचेज़ हैं वो होंगे। तो अपनी इंडस्ट्री को, अपने इन्हसार को मोहम्मद बिन सलमान ने इसके ऊपर शिफ्ट करना था, सारा के सारा ऑयल के ऊपर उसने नहीं रहना था। मिसाल के तौर पर आप ले लें जैसे यूएई ने किया था कि वो सारा ऑयल के ऊपर नहीं था, वो टूरिज्म के ऊपर भी था। तो ये मोहम्मद बिन सलमान का प्लान था। इसके लिए बड़ी जो सिटीज़ वगैरह थी वो भी प्लान की जा रही थी, लेकिन अब ये जो प्लान है ना वो फिलहाल खटाई में पड़ गया है।
क्योंकि 2030 तक तो अब ये पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब दोबारा से ज्यादा सऊदीया को रिलाय करना पड़ेगा अपनी ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। मार्केट में जब ऑयल सस्ता होगा या यूएई की जानिब से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसको काउंटर करने के लिए सऊदीया भी कोई जो स्टेप्स है ना वो उठाएगा, वो भी ज़्यादा जो ऑयल है वो प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में फेंकेगा। वही एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिस तरह से कतर की और सऊदीया की आपस में एक सूरत हाल पैदा हुई थी, और अब यूएई और सऊदीया की जो एक सूरत हाल है ना वो पैदा हो गई है। लेकिन इस सारे मामले में ना, ठीक है, यूएई ने ये स्टेप्स तो उठा लिए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूएई ना बड़ा जज्बाती और गुस्से में ये जो फैसले हैं ना वो कर रहा है, या आप यूं कहें कि तकब्बुर में ये जो फैसले हैं ना वो कर रहा है। ये सारे फैसले उसी के ऊपर उल्टे पड़ने जा रहे हैं। कैसे पड़ने जा रहे हैं, अब मैं उसकी तरफ जो है वो आता हूं। एक तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उससे आप निकल गए हैं। यूएई रास्ता यूज करता है अब हरमूज वाला। यूएई को बजाय इसके कि वो अलहदा हो, उसे ये चाहिए कि वो अपने खिते के जो ममालिक हैं, जो खलीजी ममालिक हैं, उनके साथ खड़ा हो, सऊदीया के साथ खड़ा हो और मिल कर ईरान के साथ अपने जो मामलात हैं ना वो सेटल कर ले। अगर उसके ईरान के साथ मामलात सेटल होते हैं, अब हरमूज का रास्ता उसके लिए खुलता है, तो वो अपनी तेल की तरसील दोबारा से वो कंटिन्यू कर सकता है, वो क्योंकि वही रास्ता यूज़ किया जाता है ना खलीजी ममालिक की जानिब से। और फिर इसके अलावा बबुल मंदीब वाला जो रास्ता है उस हवाले से भी उसको अब होगा कि ईरान के साथ चूँकि ताल्लुकात सेट है, तो वो रास्ता भी वो इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। लेकिन यूएई ने यहाँ पर मिस किया है और वो बिल्कुल ही ग्रेटर वाली साइड पर जा खड़ा हो गया और अपनी जो एक्सट्रीम पोजीशन है ना वो वहीं पर खड़ा हुआ है। वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से वो नीचे नहीं आ रहा है। जहाँ दूसरी तरफ सऊदीया ने अपने जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर करा, और अभी मैं समझता हूँ कि बेस्ट टाइम है, और इसमें पाकिस्तान भी रोल प्ले कर सकता है कि ईरान और सऊदीया अपने जो ताल्लुकात है ना वो बिल्कुल नॉर्मलाइज कर लें, बिल्कुल ठीक कर लें, और इनका आपस में ताकि क्लैश हो ही ना। और कतर जो है वो भी यही काम कर रहा है, वो भी सऊदी साइड पर ही खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से जो यूएई है ना वो एक मरतबा फिर से गलती कर रहा है। देखें, आपको अमेरिकन बेल्ट में इस जंग में आपको ईरान की मुखालफत करने का क्या फ़ायदा हुआ? अमेरिका आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इवन के वो एक जो ग्रेटर वाला मामला है, आयरन डोम वगैरह भी वहाँ भेजी गई, तो क्या हुआ, वो भरम भी टूट गया कि आयरन डोम जो है उसको कोई मतलब तोड़ नहीं सकता, वो बड़ी जो है उससे प्रोटेक्शन मिलती है। क्या हुआ, 2800 मिसाइल यूएई खुद बता रहे जी कि क्या जो तबाहियाँ हैं ना वो हुई हैं उसके मुल्क के अंदर इस जंग के दौरान। तो एक मरतबा पहले गलती हुई, लेकिन अब दोबारा वही सेम जो गलती है ना वो की जा रही है। और इस मरतबा संगीन गलती है कि आप खित्ते में भी अपने जो इत्तेहादी, अपने जो दोस्त ममालिक हैं ना उनसे भी आप अलहदा होते जा रहे हैं। ये मुस्तकबिल में ऐसे आपके लिए होगा कि ईरान अगर कोई आपके हवाले से एडवेंचर करता है, कोई स्टेप्स उठाता है ना, तो ऑलरेडी आप यूएई जो है वो सऊदीया मुखालिफ हो चुका हुआ है, तो आपको यहाँ से भी कोई जो हेल्प है ना वो नहीं मिलनी, और अमेरिका से तो वैसे ही आपको नहीं मिलेगी। अगर अमेरिका ईरान जंग से यहाँ से खिते से अगर ईरान उस कामयाब हो जाता है उसको निकालने में। तो ये जी अब तक कुछ आमदनी तफसीलात थी। मजीद इस वाले से जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।